आइए आज हम लोग 17 नंबर से पढ़ने जा रहे हैं रेनबो सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग भी बुक रख लीजिएगा सामने में और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा और देखिएगा कि मैं हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से कर रहा हूँ और किस तरह से सेंटेंस का हिंदी लगा रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा जितने भी ग्रामर्स के रूल आएंगे इसमें मैं सब ग्रामर्स के रूल को आप लोग को जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग 17 नंबर से। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज kept it alive up till now। सेंटेंस पढ़ लिए। अब आफ्टर ऑल का मतलब खैर चाहे जो हो, समथिंग मतलब कुछ, हिंदुइज्म का मतलब हिंदू धर्म, कीप मतलब रखना, कीप का भी टू कैप्ट होता है, अलाइव मतलब जीवित होता है, अप टिल नाउ मतलब अब तक होता है। खैर चाहे जो भी हो, हिंदू धर्म में या हिंदूवाद इसको कह सकते हैं, हिंदू धर्म में कुछ चीज है जो अब तक इसे जीवित रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर जो भी है, हिंदू धर्म में कुछ चीज है जो इसे अब भी बरकरार रखा है, अब भी इसे बनाए रखा है, जीवित रखा है। अप टिल नाउ मतलब अब तक होता है, ध्यान दीजिएगा। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। इट, ये जो हिंदू धर्म है, यह बेबीलोनियन, सीरिया, पर्सियन और बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन और इजिप्शियन सभ्यता के पतन का गवाह दिया है। विटनेस मतलब गवाह देना। ठीक है, विटनेस V2 है यहाँ, विटनेस मतलब गवाह देना, विटनेस्ड, विटनेस्ड, विटनेस, विटनेस्ड, विटनेस्ड। कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने तरफ मतलब चारों तरफ नजर फैलाओ, डालो। वेयर इज रोम, वेयर इज ग्रीस, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टूडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन और रादर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। समझिएगा, कैन यू फाइंड टूडे, क्या आप आज पा सकते हैं कहीं। गिवन कौन थे, अंग्रेजी इतिहासकार का नाम। ठीक है, तो उसने क्या किया था, इटली का भव्य वर्णन किया था अपने किताब में, बुक में। तो उस क्या हम लोग आज गिवन ने जो वर्णन किया था इटली का, क्या हम लोग को आज मिलेगा, नहीं पाएंगे, नहीं पा सकते हैं। और रादर द एंशियंट रोम या प्राचीन रोम की बात अगर करें तो मतलब बात एक ही है। और रोम वाज इटली, चूंकि रोम इटली हो गया था। तो आइए यहाँ पर ये भाव कहने का है 17 में जो हम लोग पढ़े कि मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कुछ चीज है जो आज भी इसे जीवित रखा है अपनी सभ्यता को। कहते हैं इसके बाद ये जो इंडियन सिविलाइजेशन ही है, यह गवाह है, हम लोगों के पास गवाह दिया है कि पूरी दुनिया समाप्त हो रही, दुनिया की सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन आज भारत की सभ्यता अभी भी मौजूद है। लेकिन एक चीज इसमें बात कहते हैं, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। आप अगर इटली को पाना चाहते हैं, आज देखना चाहते हैं, वो भी नहीं है। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया की सभ्यता बदल गई, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी मौजूद है। 18 में ये गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन नाम है। ग्रीस में जो सभ्यता थे उसका नाम एटिक सिविलाइजेशन। संसार की प्रसिद्ध सभ्यता एटिक सिविलाइजेशन थी, वो भी नहीं है।
Then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you, and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. कहते हैं भारत आओ और यहाँ का प्राचीन लेखा जोखा को देख लो, बारीकी से देखो। मतलब गो थ्रू का हिंदी होता है बारीकी से देखना या टटोलना, ठीक है। प्राचीन रिकॉर्ड्स को आप बारीकी से जब देखिएगा, एंड देन लुक अराउंड यू, और अपने चारों ओर देखिए, एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से, आपको विवश होकर के कहना पड़ेगा। कंस्ट्रेन मतलब होता है विवश होकर कहना, बाध्य होना, से मतलब कहना, तो आपको बाध्य होना पड़ेगा कहने के लिए, यस आई सी हियर, हाँ मैं प्राचीन भारत को अब भी देखता हूँ। आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। ध्यान दीजिए कुछ भाई लोग को जो मैं पढ़ा रहा था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो महात्मा गांधी जो कुछ बोले हैं, तो मैं यहाँ पर महात्मा गांधी के स्टेटमेंट को रखा हूँ, तो याद रखिए। और यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश से हिंदी लगाना है। एक दूसरी बात है कि महात्मा गांधी के विचार को यहाँ देखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महात्मा गांधी का विचार से आप सहमत, बहुत जगह हो भी सकते हैं, बहुत जगह नहीं भी हो सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दुनिया में जितने लोग हैं उतने प्रकार के विचार हैं। तो महात्मा गांधी का जो यह विचार था समय और परिस्थिति के अनुकूल था। आज हो सकता है समय के अनुकूल यह नहीं हो, लेकिन यह नहीं कि महात्मा गांधी जिस समय लिखे थे उस समय के अनुकूल ये ठीक था। और आज हो सकता है हमारे कुछ भाई बहन मतलब असहमत भी महात्मा गांधी के विचार से, तो मैं यहाँ महात्मा गांधी के विचार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बुक है, बुक में जो कुछ मतलब महात्मा गांधी लिखे हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस बुक का मतलब ये है कि हम उसके विचार को इंग्लिश में समझ पाते हैं कि नहीं। यहाँ ये नहीं है कि आप उसके विचार से सहमत हैं या नहीं है, उनको करेक्शन करना है, ये सब बात नहीं है। मतलब जो बुक में है उसको मैं यहाँ पर स्पष्ट शब्द में कह दिया। तो ये चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा इस विषय को बहुत ज़्यादा विवादास्पद नहीं करने की ज़रूरत है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो पहले लिखे थे, आज का जो वर्तमान युग है, पहले का जो युग था, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी का विचार प्रासंगिक अभी के डेट में नहीं है। तो आइए चलते हैं। ट्रू देयर वेयर dung heaps too here and there, but there are rich treasures treasured buried under them. True there were dung heaps too here. Dung heaps मतलब गोबर का ढेर होता है। आप लोग अगर गांव वगैरह जाते हैं तो देखिएगा कि गोबर का ढेर आपको अगल बगल घर के आस पास आपको मिलेगा। तो आप सोचते होंगे कि हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि गोबर का ढेर, गोबर जो होता है वह, उसमें बहुत ऐसी चीज़ हैं जो हम लोग के लिए, जैसे खेत के लिए बहुत लाभदायी होता है। इसलिए हम लोग गोबर यहाँ पर कहना चाहते हैं महात्मा गांधी, गोबर के नीचे जो हम लोग ढेर लगाते हैं उसके नीचे में लगता है कि खजाना गड़ा हुआ है। इस तरह से बरीड मतलब दफनाना होता है, ट्रेसर मतलब खजाना होता है, ट्रेसर, यहाँ टी लगा हुआ, ट्रेसर्ड मतलब खजाना। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इन विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट along material but spiritual lines। क्या कारण है यह जीवित, यह जो मतलब इट हैज सर्वाइव्ड, यह जीवित रहा है? कारण यही है, देखिए कोई पूछ दे कि भारत की सभ्यता जीवित है, दूसरे की सभ्यता चेंज हो गई, कारण क्या है? मतलब भारत की सभ्यता जीवित का मतलब आज भी मौजूद है। तो यहाँ पर भाव यही है कि हमारी जो सभ्यता थी
मेटेरियल मतलब धन दौलत के साथ विकास नहीं किया है, बल्कि आध्यात्मिकता के साथ विकास किया है। याद रखिएगा कि मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, अगर आध्यात्मिकता के साथ आप जी रहे हैं तो आपका जो टिकाऊ है, लास्टिंग है, वो ज़्यादा दिन तक का होगा। सिर्फ भौतिकवाद में अगर रहते हैं तो टिकाऊ कम दिन का होगा। तो हमारी सभ्यता जो आज भी जीवित है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग जो विकास की वो नॉट मेटेरियल बट स्पिरिचुअल है। इसको ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर में आइए, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज depend not upon multiplying our wants self-indulgence, but upon restricting wants self-denial। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगा कि आवर सिविलाइजेशन मतलब हमारी सभ्यता, आवर कल्चर मतलब हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, स्वराज मतलब हम लोग का राज, स्व मतलब अपना, राज अपना राज। डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई मतलब वृद्धि करना, बढ़ाना होता है, बताए जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। डिपेंड मतलब आश्रित होना। शायद सब तरह से सब वर्ड को मैं क्लियर कर चुका हूँ। आवर सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ इंडल्जेंस का पहले क्लियर हिंदी समझ लीजिए। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब होता है असंयम, असंयम मतलब विषय आसक्ति जिसको कह सकते हैं। बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्ट वर्ड होता है प्रतिबंध करना, वर्ड में रिस्ट्रिक्टिंग दिया हुआ है। वांट्स सेल्फ डेनियल, सेल्फ डेनियल मतलब होता है स्वार्थ त्याग। पहले संयम, इधर स्वार्थ त्याग। यहां देखिए हमारा जो जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, वह विषय आसक्ति को बढ़ाना नहीं, असंयम को बढ़ाना नहीं, मतलब भोग विलास वाला, मौज मस्ती वाला जीवन, अगर सब दूसरे शब्द में कहे तो मौज मस्ती वाला जीवन जीने के लिए हमारी सभ्यता नहीं कहती। हमारी सभ्यता हमारे मौज मस्ती को नहीं बढ़ाती। हमारी सभ्यता क्या करती है, जो स्वार्थ त्याग है, मतलब उसको, मतलब बट अपॉन डिस्ट्रिक्टिंग वांट, स्वार्थ त्याग को मतलब मन की इच्छा को क्या करना है, रोकना है। मतलब इसको साफ क्लियर ढंग से यहाँ पर लिखा हुआ है, बट अपॉन डिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, मतलब हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, मन की इच्छा को बढ़ाना नहीं, बल्कि मतलब मन के संयम को, संयम पर रखना, मतलब स्वार्थ को त्याग करना, इस पर आधारित है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। सबका वर्ड देख लीजिए। नो डाउट मतलब कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। सुटेड मतलब उपयुक्त, रुइन मतलब बर्बाद करना, रुइन मतलब बर्बाद करना, इंडेवर मतलब प्रयत्न करना, चेष्टा करना, कॉपी का मतलब नकल करना। यूरोपियन सिविलाइजेशन की कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप वासियों के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी का कारण होगा अगर हम लोग इसका कॉपी करेंगे। एक बात देखिए, यूरोप की सभ्यता यूरोप वासियों के लिए ठीक है, यूरोपियंस के लिए ठीक है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, इंडिया के लोगों के लिए नहीं है। अगर इंडिया के लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन का अनुसरण करेंगे तो इंडिया के लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। रुइन मतलब बर्बाद होता है, जानते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाट एवर may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। Clear है? This is not to say, कहने के लिए नहीं है कि हम लोग अच्छे चीजों को शामिल नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं।
हम लोग अच्छी चीज को शामिल कर सकते हैं, हम लोग में सामर्थ्य है। हम लोग क्या करते हैं, जो बुराई बुराई है उसको हटा देते हैं, अच्छाई को सम्मिलित कर लेते हैं, नहीं अपने आप में। एज इट डज नॉट आल्सो, इसका अर्थ ये नहीं है कि इवन द यूरोपियंस, का मतलब यूरोपवासी भी विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। मतलब जब हम लोग अच्छे चीज़ों को मिला सकते हैं, अच्छे चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, बुराई को छोड़ सकते हैं, तो यूरोपवासी भी अगर यूरोप के लोगों में के अंदर यूरोपवासी भी अगर उसमें बुराई है तो वे लोग उनको क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। पार्ट विथ मतलब अलग होना, ठीक है। क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना होता है ना। 22 नंबर में आई 22, 23, 24, मात्र इतना ही बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। आज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन अगर कल्चर क्लियर हो जाएगा तो हम लोग फिर आगे पोएम में पढ़ते रहेंगे। तो कोशिश लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे चैप्टर ग्रामर में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और बुक भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक संभव है, क्योंकि अधिक लंबा वीडियो बनाने से आप लोग भी ऊब जाइएगा। सबसे अधिक ज़्यादा परेशानी क्या है कि आप 1 घंटा का वीडियो अगर बनाते हैं तो फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो मुझे ऐसा लगा कि 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, अधिक से अधिक 30 मिनट्स का वीडियो बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं और मन भी लगेगा। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. Clear है? मैं इसमें मुख्य वर्ड को आप लोग क्या कीजिए, जब इसको पढ़िएगा तो पेंसिल रखिएगा, जो वर्ड में लिखा दिया हूँ आप बोल रहा हूँ उसको आप क्या कीजिएगा, पेंसिल से लिख लीजिएगा। इंसेसेंट मतलब लगातार होता है, सर्च मतलब खोज होता है, मटेरियल मतलब भौतिक, कंफर्ट मतलब आराम होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब वृद्धि होता है, एविल मतलब बुराई होता है, और रिमॉडल मतलब चेंज करना, आउटलुक मतलब दृष्टिकोण को। तो कहने का अर्थ यह है कि मटेरियल कंफर्ट्स का जो लगातार खोज है और उनकी वृद्धि जो है, यह एक बुराई है। महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं कि हम लोग जो मौज मस्ती का जो उपकरण खोज रहे हैं, सामान खोज रहे हैं, यह एक बुराई है। मैं कहता हूं कि यूरोपवासी को अपना जो दृष्टिकोण है उनको क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। उनको बदलना पड़ेगा, विल हैव टू है, बदलना पड़ेगा। मतलब हम लोग तो ठीक है, लेकिन यूरोपवासी जो मौज मस्ती का सामान खोज रहे हैं, यह एक बुराई है। और यूरोपवासी को क्या करना होगा, अपना दृष्टिकोण को क्या करना होगा, बदलना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वे लोग आराम के भार के नीचे नहीं दबेंगे तो निश्चित रूप से है कि वे लोग गुलाम बन जाएंगे। पेरिस मतलब दबना होता है, अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब आराम के भार के नीचे अगर वे लोग नहीं दबेंगे तो निश्चित रूप से गुलाम बन जाएंगे। आज हम लोग विज्ञान के गुलाम हैं। देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ गुलाम कैसे, 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि गुलाम किस तरह से हैं। अगर अमेरिका सुपर पावर है, चाइना भी आप जानते हैं कि मतलब बहुत इस तरह से विकसित देश है, बहुत मतलब हम लोग से आज सब चीज़ में आगे है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज हम लोग गुलाम हैं, आज हम लोग के पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग को लगता है कुछ नहीं है। अगर रियली आपको बताना चाहूँगा, आपके हम लोग के पास कैसे कुछ नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा। अमेरिका के पास जो अभी परमाणु बम वगैरह मतलब जो भी न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित वेपन्स है वो हम लोग के पास नहीं है। अभी अमेरिका से चाइना जो अमेरिका से डरता है तो वह 1 या 2 घंटा के अंदर में पूरा चाइना को बर्बाद कर सकता है। आपको मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी तरह से चाइना को ध्वस्त कर सकते हैं। हम लोग भी हैं, हम लोग 1.5 अरब लोग लगभग में हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1.5 अरब लोग हम लोग हैं, लेकिन हम लोग के पास मतलब जो है, हम लोग के पास जगह अगर शस्त्र अस्त्र उतना नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोग जो है चाइना से बहुत पीछे चल रहे हैं। तो भाव कहने का एक ही मेरा कहना है कि आज हम लोग को लगता है कि हम लोग जीते जी मुर्दा में हैं, क्योंकि अगर हम लोग के पास
अमेरिका जैसा वेपन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो आज के डेट में जिसके पास जितना साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित और जितना डेवलप्ड आर्म्स है, वह देश उतना पावरफुल है और पूरे दुनिया पर राज कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कह देना चाहूँगा कि जो मतलब हम लोग आज विज्ञान के नीचे दब गए। हम लोग का जीवन का मूल्य नहीं है, लेकिन उस अस्त्र का मूल्य जरूर है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी मतलब मैं यहाँ पर किसी का निंदा शिकायत नहीं कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान अपना लोग से मतलब इस तरह से कर रहा है, अगर हम लोगों के पास ऐसा शस्त्र होता जो कि मतलब हम लोग घर बैठे ही जितने भी आतंकवादी है उसको मार सकते थे और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, तो उस समय मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमसे भय खाता एक भी आतंकवादी वो फैक्ट्री में पैदा नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग के पास आज अगर अस्त्र और शस्त्र मतलब विज्ञान पर आधारित अगर मतलब जो भी डेवलप्ड आर्म्स नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं है। सब कुछ अगर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह सब कुछ जानते हैं, अगर आर्म्स नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम है। अमेरिका पर कहाँ कोई हमला करता है, चाइना पर कहाँ कोई हमला करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलप्ड अस्त्र है उसके पास कि वो उसके सामने में कोई कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग आज क्या कि हम लोग का जीवन बेकार हो गया, उसके सामने में हम लोग गुलाम बन गए। किसका? यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जो कुछ कहते थे और कहें तो ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं है, आने वाले दिनों में सत्य है, होगा और सब कुछ होगा, ये बात यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा ज्ञान गलत है, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, मैं जानता हूँ कि भारत के लिए ऐसे मृग मरीचिका के पीछे दौड़ना निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करना है। मैं आपसे एक चीज बताना चाहूँगा, अपना लोग देखे होंगे कि जो इससे भी आप जानते होंगे कि राजस्थान में या जहाँ पर रेगिस्तान है, तो अगर आप दूर से देखेंगे ना पानी दिखाई पड़ेगा, हिरण वगैरह को पानी दिखाई पड़ता है दूर तक, लेकिन दौड़ते जाता अंतिम वो मर जाता है। उसी तरह से ये जो भोग विलास है उनको प्राप्त करना, उनके सुख को प्राप्त करना हम लोग जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से हम लोग जो है मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इनग्रेव का मतलब होता है प्रयत्न करना, हर्ट का मतलब हृदय जानते हैं, मोटो का हिंदी आदर्श वाक्य होता है, वेस्टर्न फिलोसोफर मतलब पश्चिमी दार्शनिक। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी दार्शनिक का एक विचार है, यहाँ पर हम लोग क्लियर करना चाहेंगे प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक, टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज ये निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। सादा जीवन उच्च विचार पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। पहले तो ऐसे देखिए, मैं आप लोगों को एक जानकारी यहाँ जरूर देना चाहूँगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरे को हमेशा सलाह देते रहते हैं, मतलब हमेशा समझाते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, मैं अपने लाइफ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि किसी दूसरे को ज़्यादा सलाह ना देकर अपने खुद धारण करें। तो मैं यहाँ पर ये जो सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ को इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज के डेट में कोई जनरली स्टूडेंट सब भी होते हैं तो भी दूसरे का ज़्यादा सलाह लेना नहीं चाहते, और हमारे मतलब देखिएगा प्रवचन देने वाले बहुत रहते हैं, खाली सुबह शाम तक प्रवचन देते रहते हैं, तो अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, मतलब हमेशा एग्जाम्पल इज ग्रेटर देन रिसेप्ट, मतलब उपदेश से अच्छा है उदाहरण। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका मतलब है कि आप साधारण तरह से रहते हैं लेकिन आपका सोच बहुत ऊंचा होना चाहिए। मैं एक चीज में यहाँ पर प्लेन लिविंग मतलब सादा जीवन, हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार। तो आप अगर दिखने में मतलब कहने का अर्थ साधारण ढंग से आप जी रहे हैं, लेकिन आपका विचार इतना उच्च है कि आप पूरे दुनिया को अपना मान रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो है रह रहे हैं बहुत साधारण तरीके से। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, इसे भी आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हो बता देता हूँ। एक आईडियन है जो छत्तीसगढ़ में, जैसे कि नक्सली इलाका आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ इलाका है तो मतलब आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पर सामाजिक जीवन बहुत नीचे है, लोग का जो रहन सहन है बहुत लाव है।
तो वे आईआईटीएन थे, मतलब प्रोफेसर थे आईआईटी कॉलेज के, और वहाँ पर से वे रिटायर्ड जब हुए तो वे क्या किए, आदिवासी बहुल इलाका में छोटे से घर बना लिए और वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लोगों मतलब वृक्ष भी लगा रहे हैं और बच्चों को, आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक चीज़ सोच सकते हैं कि मतलब इतना हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग और वे गांव में आकर के रह करके और गांव वालों के जीवन का स्तर को ऊंचा उठाना, आप सोच सकते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऐसे लोग जो संसार में साधारण तरह से रहते हैं लेकिन सोच बहुत ऊंचा हो। याद रखिएगा, सोच ऊंचा का मतलब एक ही होता है, जो हम जो भी काम करते हैं पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, मतलब संकुचित विचार नहीं, मतलब अपने लिए कम पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा, ऐसे लोग। तो यहाँ पर मैं सादा जीवन उच्च विचार हम लोग अपने जीवन में उत्पन्न करें, ऐसे विचार को। टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज ये निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोगों के पास उच्च रहन सहन नहीं हो सकता है। विद अ फ्यू, हम लोग के पास बहुत कम। देखिए, उच्च रहन सहन का मतलब लग्जरी कार, ऊंची अट्टीले अच्छी मतलब भवन बड़ा भवन वगैरह वगैरह, मौज मस्ती का, ऐशो आराम की जिंदगी का सब सामान। तो ऐसे भोग विलास वाला जो जीवन है उसको ऊंचा रहन सहन कहते हैं। आज लाखों लोगों के पास ऊंचा रहन सहन नहीं हो सकता, बहुत कुछ के पास है। Who profess to the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ऊंचे रहन सहन के लिए खतरा उठाते हैं और ऊंचे सोच को छोड़ देते हैं। आज याद रखिएगा, अगर लोग आज क्या करते हैं कि मतलब ऊंचा रहन सहन के लिए लोग डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं वगैरह वगैरह जो करते हैं, ऊंचा सोच को छोड़ करके लोग गलत काम करने लगते हैं इस तरह से। तो 23 नंबर में देखिए 23, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी डिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। अगर रियली पूछे कोई सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, जानबूझकर, ठीक है, स्वेच्छा से इच्छाओं पर नियंत्रण, यही होता है सिविलाइजेशन का मतलब। क्लियर हो गया? तो आगे देखते हैं, दिस एलोन इंक्रीजेस एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। दिस एलोन, देखिए यहाँ पर ये 23 नंबर जो है बहुत क्लियर कर दिया है हमारी सोच को, हमारी का मतलब भारतीयता की सोच को, भारत के लोगों का जो सोच है उसको इंडिकेट करने के लिए 23 नंबर का भी है। देखिए, सिविलाइजेशन का अगर कोई पूछे मीनिंग क्या है, तो इच्छाओं पर नियंत्रण। क्लियर है? दिस एलोन, यह अकेला, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, प्रोमोट मतलब प्रोत्साहित करना, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस मतलब वास्तविक खुशी, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस मतलब सेवा के लिए क्षमता। यह अकेला क्या करेगा? संतोष को बढ़ाएगा, वास्तविक खुशी को बढ़ाएगा और सेवा के लिए जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। सेवा का मतलब मानवता की सेवा, संतोष, खुशी, हैप्पीनेस। याद रखिएगा कि मतलब मैं यहाँ पर प्रशंसा महात्मा गांधी का नहीं कर रहा हूँ और कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, पूरी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ से और सभी देशों की सभ्यता से बेहतर है। आइए 24 नंबर देखते हैं, लास्ट है, इसको फाइनल कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग अगला नेक्स्ट। देखिए, जो स्टडी ऑफ इंग्लिश पढ़ चुके हैं पहले से, बहुत बेच में मैं स्टडी ऑफ इंग्लिश समाप्त कर चुका था। आप लोग अपना रिवीजन स्टडी ऑफ इंग्लिश का करते रहेंगे, नोट भी मैं दे चुका हूँ स्टडी ऑफ इंग्लिश का, आप उसका तैयारी करते रहेंगे। और इसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का भी आगे मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा। हो सकेगा तो मैं यहाँ पर भी समरी वगैरह भी लिखा दूंगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखते हैं 24 में, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आराम तो सबको चाहिए, ठीक है, आराम अगर सबको चाहिए ये बात सबको पता है, लेकिन उसका भी वो भी जरूरी है, लेकिन एक निश्चित लेवल तक जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा आराम ले लेंगे तो वो आराम नहीं होकर के वो बाधा हो जाए। यहाँ पर देखिए, सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, एक शारीरिक आराम और शांति का जो लेवल है वो आवश्यक है, लेकिन उसके ऊपर का जो लेवल है वो सहायता करने के बदले एक रुकावट हो जाएगी।
Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and insane. एक चीज ध्यान दीजिएगा, असीमित इच्छाओं का वृद्धि करना और उसको संतुष्ट करना एक जाल के समान है। अब क्या कीजिए, पूरे दुनिया, अब यह दिमाग में सोच लीजिएगा हमको पूरे विश्व पर हमला करना है और पूरे विश्व का मालिक बनना है, राजा बनना, राष्ट्रपति बनना है। यह मन की इच्छा को बढ़ा लीजिए और इसकी पूर्ति करने के लिए लग जाइए, तो यह जाल के समान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एक चीज़ है कि आप पूरी दुनिया की सेवा करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पूरे दुनिया पर हम शासन करने लगे, राष्ट्रपति बन जाए, तो मतलब ये तो जाल के समान है, भ्रम है, डिल्यूशन। यहाँ पे डिल्यूशन है, डिल्यूशन का मतलब भ्रम, इसे भी डिल्यूशन and sin. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop. एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक और शारीरिक जो आवश्यकता है, दोनों को एक पॉइंट पर मिलना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं मिला, बिफोर इट डिजेनरेट्स, अगर नहीं मिला तो क्या होगा कि हम लोग जो है ना भौतिक और बौद्धिक व्यसनी बन जाएंगे। ए मैन मस्ट, मतलब हम लोग ज़्यादा अगर ज़्यादा इच्छा को बढ़ा देंगे और उसमें हम लोग लीन हो जाएंगे तो हम लोग लत लग जाएगी हम लोग को। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज, किसी भी व्यक्ति को अपना भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम in his service of humanity on which all his energy should be concentrated. हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि ये जो परिस्थितियां हैं मानवता की सेवा करने में मानव को रोक नहीं सके, और जहाँ पर उसकी ऊर्जाएं, मतलब जहाँ पर सभी ऊर्जा केंद्रित होना चाहिए उस जगह पर उस चीज को करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को ऐसा परिस्थिति क्रिएट करना चाहिए जिससे मानवता की सेवा हो सके। तो मैं आज तक यहाँ पर आज क्लियर हो गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो याद रखिएगा, आप लोग भी बुक लेकर के पढ़िएगा और इसी तरह से शुरू से लेकर अंत तक बुक पढ़िएगा। और याद रखिएगा कि अभी कोई डिसीजन वगैरह नहीं हुआ है, समय के अनुकूल जैसा होगा वैसा आप लोग भी तो नज़र लगाए हुए ही हैं, देखिए क्या कैसे होता है। लेकिन आप लोग का पढ़ाई बाधित नहीं है, मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी मतलब वहाँ स्ट्रक्चर में दे चुका हूँ, स्ट्रक्चर कमांड करेंगे, सभी चैप्टर धीरे धीरे हो जाएगा। और याद रखिए अब तो बुक वगैरह की दुकानें भी खुल गई है, तो +2 ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर और एक पीला वाला, एक लाल वाला ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन की जो किताबें हैं तो वो खरीद लीजिएगा और रेनबो सेकंड वगैरह भी ले लीजिएगा और घर पे पढ़िएगा, ठीक है? तो आज यही तक, थैंक यू वेरी मच।